नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, इंडिया और पाकिस्तान टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान की इधर भपकियां देते जा रहा है लगातार। ऐसे में ये वहां के एक मंत्री हैं पाकिस्तान के ही, जो कि उनके रेल मंत्री हैं, और रेल मंत्री जो हैं ये बयान दे रहे हैं कि हमारे पास 130 परमाणु मिसाइलें हैं और हम उसको कहाँ कहाँ पर सेट करके रखे हुए हैं, इसको इंडिया को नहीं मालूम है और हम लोग उसको छोड़ने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे। जैसा कि होता आया है, पाकिस्तान कुछ भी जब फंसता है तो बार बार यही धमकी देता है कि हमारे पास माचिस की डिबिया से लेकर के बड़े बड़े मिसाइल तक के न्यूक्लियर वेपन है। माचिस की डिबिया वाला भी इनके पास न्यूक्लियर वेपन होता है। खैर, अगर मानते हैं, इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अगर मानते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पाकिस्तान को क्या देखना पड़ेगा, भारत को क्या देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे भारत और पाकिस्तान के ओवरऑल डिफेंस इक्विपमेंट पर, ठीक है, जिसमें मिलिट्री भी शामिल होगी, एयरफोर्स भी शामिल होगा, नेवी भी शामिल होगा, क्या इकोनॉमी है, क्या कुछ डिफेंस बजट है, सब कुछ हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ में भारत जो है वो अफगानिस्तान को कैसे लेकर के साथ में दोहरा अटैक करने की फिराक में है और किस प्रकार से तैयारियां कर रहा है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक देखना। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर वीडियो को देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। साथियों, टेक्स्ट बुक का बड़े लंबे समय के बाद बीट द हीट नाम से एक सेल चल रहा है, जो मंथ एंड सेल है। 28 से लेकर के 30 अप्रैल तक चल रहा है ये सेल। इस सेल पर पास प्रो आपको मिलता है लोवेस्ट प्राइस पर। आप देखो, मात्र 439 में मिल रहा है, जो 699 का मिला करता था। लेकिन इस पर भी आप 12% का डिस्काउंट पा सकते हो बाई यूजिंग कोड एमजेटी। एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिए, आपको हमेशा डिस्काउंट मिलेगा। और ये स्टार्ट हो रहा है सेल 28 अप्रैल से, यानी कि आज से। तो आप जाइए, अभी इसका फायदा उठाइए। टेक्स्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन कमेंट में भी छोड़ दिया है मैंने, वहां पर क्लिक करके आप जाकर इसे ले सकते हैं। इंडिया के किसी भी एग्जाम का आप अगर मॉक टेस्ट चाहते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह चाहते हो, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर हैं, कवरेज है, तो आपको अच्छी खासी रैंक भी आपको पता लग जाती है। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पास प्रो ज्वाइन कीजिए। तो आप देख पाओगे इनके रेल मंत्री हैं हनीफ अब्बासी। इन्होंने कहा, हमारे पास जो सैन्य उपकरण और मिसाइलें हैं वो दिखावे के लिए नहीं है। किसी को नहीं पता कि हमने परमाणु हथियार देश भर में कहाँ कहाँ तैनात किए हैं। फिर कहता हूँ, ये सब बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की तरफ निशाना साधे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके पास जो है परमाणु मिसाइल वो दिखावे के लिए नहीं है, तो हम लोग के पास है, क्या हम लोग दिखावे के लिए रखे हैं? दूसरी बात ये कि कहाँ कहाँ छिपा कर रखोगे। जितना बड़ा तुम्हारा देश है पूरा का पूरा, उतने में बस उतना ही दूरी में 2-3 राज्य ही है अपने भारत का। भारत का क्षेत्रफल देख लो, भारत में कहाँ कहाँ छिपी होंगी, है ना। रही बात छिपाने की, और दूसरी बात, भारत का नेवल बेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, समुद्री सीमा भी अच्छी खासी है, भारत का बहुत सारे द्वीपों पर भी कब्जा है। तो बहुत जगहों पर भारत ने भी डिप्लॉय कर रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप जो है अगर मेन लैंड पर करते हो अटैक तो फिर बाकी जगहों से अटैक नहीं हो सकता है। बहुत तरीके हैं, समुद्र में भी बहुत सारे बेसेस होते हैं, वहाँ से भी अटैक किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो गई है कि इंडिया सबमरीन वगैरह में भी आजकल न्यूक्लियर सबमरीन भी है इंडिया के पास, जिसके थ्रू भारत की सबमरीन 6-6 महीने साल साल भर तक अंदर ही रहती हैं, पता भी नहीं चलता है कहाँ पर है सबमरीन। और उस सबमरीन में भी बहुत सारी मिसाइलें भी होती हैं, जहाँ से आपका पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ गए। दूसरी बात, मान लो अगर पाकिस्तान अटैक करता भी है, वैसे तो करने नहीं देगा कोई देश, है ना, दुनिया में इतना आसान भी नहीं है न्यूक्लियर अटैक करना। मान लो अगर करता भी है, तो यहाँ पर किसी एक शहर पर कर पाओगे या ज़्यादा किसी एक राज्य का नुकसान पहुंचा पाओगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे तुम्हारे रोक दिए जाएंगे हवा में ही, क्योंकि अपने पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है बहुत सारे। अभी उसकी भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर करते भी हो तो इसके बाद इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिटेलिएशन क्या होगा। इसके बाद सिंधु नदी है, सिंधु नदी पर ही कभी सिंधु घाटी सभ्यता रहती थी, उसका पतन हो गया। ऐसे ही तुम्हारा भी पतन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता वाला अवशेष बचा है कि तुम्हारा अभी वाला अवशेष बचा है। खैर, हम लोग आते हैं टॉपिक पर कि इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री का कंपैरिजन करके देखते हैं कि वर्तमान में क्या किसकी स्थिति है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले डिफेंस बजट से शुरू कीजिए। डिफेंस बजट जो है भारत का अगर देखा जाए तो 2025-26 का जो रक्षा बजट था, जो कि ये निर्धारित करता है कि रक्षा पर, डिफेंस पर कितना कौन देश खर्च करेगा, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि जितना खर्च करोगे उतना एडवांसमेंट लाओगे और उतना तेजी से ग्रो करोगे, उतना ही अपना विस्तार करोगे। जितना विस्तार करोगे, जितने पैसे रहेंगे, उतने लंबे समय तक युद्ध लड़ सकते हो। तो भारत का अगर हम लोग 2025-26 का ही डिफेंस बजट देखें तो $79 बिलियन का है, 6.8 लाख करोड़ का। पाकिस्तान की अगर बात करें
तो पाकिस्तान जो है इसका जो डिफेंस बजट है लगभग 7.6 बिलियन डॉलर का है, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा का डिफेंस बजट है। लेकिन अब इंडिया के डिफेंस बजट और पाकिस्तान के डिफेंस बजट में भी एक अंतर है। अंतर क्या है? यहाँ पर दो चीजें, एक तो ये लोग बहुत सारा लोन ले चुके हैं चाइना से, आईएमएफ वगैरह से, तो इसमें बड़ा हिस्सा चला जाता है लोन का इंटरेस्ट वगैरह देने में। दूसरा, जो कुछ बचता खुचता है वो वहाँ की जो आर्मी है वो अपना घर वगैरह बनाने में, लंदन में प्लॉट वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में खर्च कर देती है। यहाँ के जितने भी आर्मी जनरल रहे हैं, आर्मी के चीफ पद पर रहे हैं, या जो पुराने रिटायर हो चुके हैं, आप उनका सबका अगर डिटेल देखोगे आज के समय सब जाकर के यूरोप में बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यूरोप में बसना गलत बात है, जितने लोग बसे हुए हैं यूरोप पर वो सब भ्रष्टाचार के केस में जाकर के वहां पर बसे हुए हैं। यहाँ पर उन पर पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का केस है, उसके बाद फिर वो जाकर वहां पर बसे हुए और वहां से आ ही नहीं रहे हैं, है ना। ऐसी स्थिति है। अभी जो असीम मुनीर है, जो यहाँ का वर्तमान में सेना अध्यक्ष है पाकिस्तान का, इस पर भी बहुत सारे आरोप हैं कि लंदन में इसकी बहुत सारी अवैध प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारा इसने स्कैम किया है। यही वजह था कि यहाँ पर ये आकर अपने जनता को, पब्लिक को थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए, इंडिया में हिंदू मुस्लिम करने के लिए, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए एक बयान दिया था 16 अप्रैल को अभी। उसके बाद फिर ऐसी घटनाएं हुई। तो ये लोग जो है चाहते हैं कि ध्यान इन पर न जाए, इन पर जांच जो चल रही थी जिसका रिजल्ट आया था उस पर न जाए, ये बल्कि बाकी चीज़ों में लड़ जाए। और कहीं ना कहीं ये सब के पीछे वही सेना अध्यक्ष का ही हाथ है, जो भी टेंशन चल रही हैं, जो भी चीज़ें ये घटनाएं हुई हैं। इसके बाद अगर सैन्य ताकत की बात करें, पर्सनल साइंस फोर्सेस की बात करें, तो इंडिया जो है वर्तमान में चौथी सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री है ग्लोबली, पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कह रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हर साल जारी की जाती है, इसमें रैंक दी जाती है कि कौन सा देश कितना पावरफुल सेना रखता है, वर्तमान में डिफेंस के क्षेत्र में कितना ज़्यादा पावरफुल है, मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसमें भारत चौथा रैंक रखता है। किसके किसके बाद? अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद चौथा स्थान पर है। वहीं पर पाकिस्तान की रैंक 12वीं है। बहुत सारे देशों के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। अब पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है तो इसका ये मतलब नहीं पाकिस्तान पर के पास भी बहुत सारी ताकत वगैरह होगी। एक्चुअली में इसके बाद जो बचते हैं ना, बहुत छोटे छोटे देश बचते हैं, उनके पास उतनी ताकत है भी नहीं। तो उनमें से ये कह सकते हो अंधों में काना राजा टाइप का है। लेकिन भारत के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता है। इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से, इस मैप से भी देख सकते हो। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बात करें तो देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम लोग चौथे पर हैं, ये 12वें पर है। अगर एक्टिव पर्सनल्स की बात करें, जितने लोग वहां पर हथियार लेकर खड़े हुए हैं, ऐसे में बात करें तो 14,55,440 एक्टिव पर्सनल्स हैं इंडिया के पास। वहीं इसके पास 6.5 लाख के आसपास हैं। टोटल एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो अपने पास 2,229 एयरक्राफ्ट्स हैं एक्टिव, और इसके पास 1,399 हैं। इसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 513 है फाइटर जेट्स, और यहाँ पर 328 है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 899 है, और इसके पास मात्र 373 है। और अटैक अगर हेलीकॉप्टर की बात करें, अपाचे वगैरह टाइप के, तो इसके पास 57 है, भारत के पास 80 है। टैंक्स की बात करें तो 4,201 है, इनके पास 2,627। आर्म्ड अगर व्हीकल्स की बात करें तो 1,48,594 बख्तरबंद गाड़ियां, इनके पास मात्र 17,000। सोचो, 1,48,000 कहाँ कहाँ, केवल 17,000। तुम लड़ोगे युद्ध। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर बना ही नहीं पाए हैं, ना ही इनको कोई भीख दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर छोटा मोटा चीज़ है नहीं, कोई भीख में दे देगा। तो ये भीख भी नहीं पाए और खुद से बनाने की कोई क्षमता है नहीं। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी एक और बन रहा है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विशाल अभी बन भी रहा है। इसके अलावा सबमरीन की बात करें तो मात्र 8 सबमरीन है। 8 सबमरीन कहाँ खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर 18 सबमरीन्स हैं, इसमें न्यूक्लियर सबमरीन भी अब भारत के पास आ गई हैं, अरिहंत वगैरह, आईएनएस अरिहंत वगैरह। डिस्ट्रॉयर की बात करें तो अपने पास 13 डिस्ट्रॉयर है, इनके पास डिस्ट्रॉयर अभी है ही नहीं, है ना। तो डिस्ट्रॉयर वगैरह ये जितना भी तुम्हारा बचा कुछ खुचा है, ये सब भी इसे खत्म कर डालेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो यानी कि सेना के भी मामले में ये कहीं पर भी भारत के सामने नहीं टिकता है। और मिसाइल पर आ जाते हैं। मिसाइल मिसाइल बार बार चिल्लाते रहते हो। एक तो मिसाइल अभी बीच में गलती से छूटा था भारत से, इंडियन एयरपोर्ट से, है ना। वो तो मतलब कह रहे थे कि चलो इधर से उधर शिफ्ट कर रहे थे, तो गलती से लॉन्च हो गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। उसको तुम लोग को समझ में ही नहीं आया कब आई, कब आकर के वहां पर वो हो गई। ये तो कहो उसमें कोई पेलोड नहीं भरा हुआ था। पेलोड अगर भरा होता तो पता लगता तुम्हारा एक इलाका ही उड़ गया होता, पता भी नहीं चलता तुमको। ना तुम्हारा कोई रडार काम कर पाया, ना कुछ कर पाया। जबकि ये तो अभी केवल सुपरसोनिक मिसाइल थी ब्रह्मोस। अगर हाइपरसोनिक भी बन रहा है, इंडिया टेक्नोलॉजी बना रहा है, डेवलप कर रहा है, हाइपरसोनिक लॉन्च करेगा तो तुम्हारी क्या हाल होगी। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे हाईएस्ट, सबसे प्रेसीजियस्ट माना जाता है। और
इसका कोई तोड़ है नहीं पाकिस्तान के पास। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी ये चाइना पर ही डिपेंड रहता है, और चाइनीज माल आप जानते ही हो, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और वैसे भी चाइना इनको वही देता है जो उसके यहाँ रिजेक्ट हो जाता है, जो खराब हो जाता है, जो लगता है कि बस किसी काम का नहीं है, बहुत साल पुराना टेक्नोलॉजी है, तो इनको थोड़ा सा बहलाने फुसलाने के लिए दे देता है। तो ये वही यूज करते थे। उसके बाद भी ये लोग ना कभी युद्ध अभ्यास करते हैं, ना कभी कोई मतलब कि साल 2 साल में एक आध दो युद्ध अभ्यास कर लिए तो कर लिए, वही एक अमन वगैरह टाइप का होता है, वो सब कर लिए तो कर लिए, नहीं तो करते नहीं। आज के टाइम पर अगर आप देखो, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, तो आप मैं महीने भर में लगभग 5 से 6 आपको इंडियन एक्सरसाइज बता देता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है भाई, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अगर एक्सरसाइज होता रहता है, वो इन्हीं ऐसी परिस्थितियों के लिए होता है कि कैसे मिल करके लड़ना होगा तो लड़ेंगे, या फिर कैसे कैसे करना होगा। तो इंडिया के भी जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो लोग भी आपस में भी एक्सरसाइजेस बहुत सारे करते हैं, लगातार ये करते रहते हैं। इन लोग के यहाँ कभी युद्ध लड़ने की क्षमता है नहीं। जो कुछ 2 4 5 लड़े भी हैं युद्ध कभी इंडिया से, वो सब के सब हारे हुए हैं, तो कोई जीतने का भी अनुभव नहीं है। इसके बाद फिर हमें फक्र है करके ये चलते रहते हैं, कुछ कर पाते नहीं हैं। तो इसलिए ना एक्सरसाइज ये करते हैं, कोई भी युद्ध अभ्यास किसी देश से उतना खास करते हैं। इसके अलावा ना ही इनके पास कोई ऐसा कोई सेंटीमेंट टाइप का रहता है। जैसे अपने यहाँ ये है कि देशभक्ति का सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा है ना। इन पाकिस्तानी इनमें क्या होता है ना, ये लोग इस फिराक में रहते हैं कि बस इनकी रैंक बढ़ती जाए, रैंक बढ़ती जाए, ये पद बढ़ता जाए, उसके बाद ये चीफ पर कैसे पहुंचे, पद पर, आर्मी चीफ पर, उसके बाद फिर ये पैसा वगैरह लेकर भ्रष्टाचार वगैरह कर करके निकल जाएं, अपना सेटल हो जाएं। तो इन लोग का ऐसा कुछ मोटिवेशन रहता नहीं है कि बस ये वो जो लड़ने वाला बात होता है, तो ये लोग उसकी जगह पर खुद सामने से लड़ने की औकात है नहीं, तो क्या करते हैं कि आतंकवादियों को पालेंगे और उनको कहेंगे कि चलो ठीक है, हम फंडिंग दिलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम लोग जा करके जिहादी बन करके, आतंकवादी बन करके जाकर लड़ो। तो लड़ने के लिए ये ऐसे लोगों को जो गरीब होते हैं, जो मतलब किसी न किसी मजबूरी बस होते हैं, और या फिर किसी को ट्रैप करके लाया जाता है ना। जा करके उनके किसी कोई दंगा करा दिया जाएगा, किसी भाई को मार दिया जाएगा, किसी बच्चों को मार दिया जाएगा, बता दिया जाएगा तो वो तो इंडिया वालों ने किया है ऐसा, उनसे आपको बदला लेना है, तो ले आएंगे। या फिर कश्मीर में आकर के युवाओं को रिक्रूट करने का ये प्रयास करेंगे, उसके बाद यहाँ से ले जाएंगे तो उसको फिर आतंकवादी बना करके भेजेंगे। तो ये सब चीज़ें करते हैं, मतलब कभी सामने से आकर के लड़ने का प्रयास करते नहीं, क्योंकि इनको पता है अपनी औकात अच्छे तरीके से। अभी कह रहे थे सिंधु नदी का अगर पानी रोकोगे तो खून की नदियां बहेगी, बड़बोलापन भी बहुत ज़्यादा है इन लोग का। मतलब खुद की औकात पता होते हुए भी ये लोग बस चिल्ला रहे हैं अपने बस पब्लिक को थोड़ा सा एक प्रकार से ना सेंटीमेंट बनाने के लिए। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, अभी पिछली वीडियो जो मैंने बनाया था, बहुत सारे पाकिस्तानी आ जाते हैं, वो लोग कमेंट करते हैं, अरे वो तो अभिनंदन वर्धमान को कब लेकर आए थे, क्या हाल पकड़ लिया था, वो तो देखे थे सब लोग, खून से लथपथ है, ऐसा वैसा बहुत सारे कमेंट कर रहे थे लोग। आपने सांसद की वीडियो निकाल करके देखो, तुम्हारा सांसद खुद बोल रहा था कि पैंट गीली हो गई थी, पैर थरथरा रहा था, इतना प्रेशर पड़ रहा था, छोड़ना पड़ा, इसलिए पाकिस्तान ने छोड़ा था। खैर तुम लोग को तो वही पता रहेगा ना जो तुम लोग बताओगे। एक दो ऐसे वीडियो बना बना करके, वहाँ पर कोई ऐसा पाकिस्तान का कोई अधिकारी ही था, वो मिलिट्री का, इंडियन मिलिट्री का ड्रेस वगैरह पहन करके कह रहा है, मैं अशोक कुमार, ऐसा ऐसा हुआ, भारतीय सेना ने खुद ही कराया, ऐसा है वैसा है, मैं मिलिट्री का, इंडियन मिलिट्री का जवान हूँ। बाद में सोशल मीडिया पर सब लोगों ने उसको भी पूरा चिट्ठा निकाल करके रख दिया कि ये देखो ये पाकिस्तान का एजेंट है। तो प्रोपेगेंडा भी फैलाने की कोशिश करते हो, उसमें भी नाकाम रहते हो, हर चीज़ में नाकाम हो ही पहले से ही, लड़ने की क्षमता है नहीं। खैर अगर हम लोग अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, जो अब तक तो ये था, ये कहते आ रहे थे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। तुम्हारे ही मंत्री कह रहे हैं कि 130 न्यूक्लियर वेपन एक्टिव है वर्तमान में, जबकि इससे पहले पाकिस्तान 170 चिल्लाता रहता था। अगर हम लोग रैंकिंग में देखें, आपके टाइम पर पहले हुआ करता था कि भारत पीछे था संख्या में न्यूक्लियर वेपन के, लेकिन अब उसमें भी भारत ने पीछे कर दिया है इसको। भारत जो है 180 न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है, जो दुनिया को मालूम है, मतलब कि ये वैश्विक प्रदर्शन के लिए कि हाँ चलो 180 हमारे पास है। आप ऐसा अच्छे से जानते भी हो, चाहे रसिया हो चाहे अमेरिका हो, दुनिया में जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, कुल 9 से 10 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो सब जो है दिखाने के लिए कि हाँ हम इतना रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा बना करके रखे हुए हैं जिनके पास पैसा है ना। तो इंडिया भी जो है 180 तो यहाँ दिखाता है कि हाँ चलो एक्टिवली है और हम इनसे ज़्यादा है, तो 10 ही ज़्यादा, 10-20 या 10-15 ही ज़्यादा करके दिखाता है इंडिया। आप खुद सोचो, जिनके पास पाकिस्तान जो 170 दिखा रहा है, 130 ही अब एक्टिव है, बाकी तो 40 इनके बेकार ही हैं, ख़त्म ही हो गए हैं। तो अब
खत्म कैसे हो गए हैं अब उस पर भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे। एक्चुअली में ना समय समय पर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। इनके पास पैसे ही नहीं है तो क्या अपग्रेडेशन करेंगे। दूसरी बात, इनके पास जितनी मिसाइलें होंगी या जितना कुछ ये लोग टिंडारा बढ़ा करके कबाड़ रखे हुए हैं ना, इससे कहीं ज्यादा तो डीआरडीओ हर साल मिसाइल परीक्षण में खर्च कर देता होगा, फूंक देता होगा। आप देखते हो ना, हर महीने 203-4 मिसाइलें डीआरडीओ परीक्षण करता रहता है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इतना आगे बढ़ गया है, इनकी सोच से भी परे है। आज हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर वो परीक्षण कर रहा है, काम कर रहा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है इंडिया। और ये अभी अभी बस वही, मेरे पास माचिस की डिबिया जितनी बड़ी है न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास छोटे छोटे गोली जैसे, छोटे छोटे पटाखे जैसे न्यूक्लियर वेपन है, यही करते रह गए हैं। खैर, भारत की मिसाइलों की एक लंबी रेंज है, जिसमें आप देख पाओगे प्रहार, पृथ्वी, पृथ्वी 2 से लेकर धनुष से लेकर के अग्नि मिसाइल तक है, अग्नि 5 तक। अगर भारत के पास सबसे लंबी रेंज की मिसाइल की बात करें ना, तो वह है अग्नि 5। अग्नि 5 की रेंज जो है ये है 5.5 किलोमीटर भारत के अनुसार, है ना। लेकिन चाइना के अनुसार इसकी रेंज जो है 8 किलोमीटर के आसपास में है, भारत की अग्नि मिसाइल का। चाइना ये क्लेम कर रहा था कि भारत, क्योंकि देखो बहुत लंबी दूरी की मिसाइल नहीं बना सकते, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वैश्विक दबाव होता है। तो जो दुश्मन देश होते हैं वो अक्सर चीज़ों को इनपुट अगर जब पता पड़ता है तो फिर वो विरोध करते हैं इस बात का। तो चाइना का ये कहना है कि भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है ना, इसकी रेंज कहीं ज़्यादा है जितना वो बताता है। भारत बताता है कि हमारे पास जो हम लोग जो नाम रखते हैं वो इतना इतना रेंज का हिसाब से नाम रखते हैं। अग्नि 4 रखेंगे तो वो 4000 से 4,500 किलोमीटर की रेंज का होगा। अग्नि 5 में 5000 से 5,500 किलोमीटर। अग्नि 3 होगा 3 से 3.5 किलोमीटर, है ना, 3,500 किलोमीटर। तो अपने पास 5,500 किलोमीटर की मैक्सिमम है स्पीड, मैक्सिमम डिस्टेंस वाली मिसाइल है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है शाहीन 2, वो 2.7 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज रखती है ना, पाकिस्तान की 2.7 किलोमीटर रेंज की। ठीक है, तो मतलब आप कितना भी तुम लगा करके, कितना भी बड़ी से बड़ी मिसाइल से अगर दाग दोगे तो भी तुम पूरे भारत को कवर ही नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, एक भी हिस्सा अगर इंडिया का बच गया या एक भी अटैक तुम कर दिए तो तुम पूरी तरीके से दुनिया के नक्शे से हट जाओगे। तो इसलिए कि फालतू में औकात से बढ़ करके नहीं बोलना चाहिए, नहीं भभकना चाहिए। तो ये संदेश है हमारा आपसे और पाकिस्तानियों से। और दूसरी बात, जितने लोग पाकिस्तान के जो आते हैं कमेंट करने ना, तो देखो ऐसा है कि थोड़ा सा यही तुम अपने सरकार को अगर कह लेते तो आज तक तुम्हारे यहाँ कोई सरकार 5 साल चल नहीं पाई है। 5 साल का पूरा कार्यकाल आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है, कोई भी। ये रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान में। और नॉन स्टेबिलिटी ही होता है कि ग्रोथ रुकती है। आर्मी के ऊपर तुम डिपेंड रहते हो हमेशा, आधा आर्मी, और आर्मी जो है वो आईएसआई के ऊपर डिपेंड रहता है। आईएसआई डिपेंड रहता है कैसे भारत में कुछ न कुछ कराया जाए, उसके हिसाब से वो वही दिखा करके दूसरी दुनिया भर से पैसे उठाए जाएं इसी दबाव में। तो तुम लोग इसी प्रकार से चलते रहते हो, तुम लोग की जो देश चलता है। तो और उसके बाद फिर तुम इंडिया से लड़ने की बात करो भाई। अब इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा। इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है अब, और काफ़ी आगे निकल भी चुका है। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। तुम लोग पता नहीं किस नंबर पर होगे, पता भी नहीं। और दूसरी बात रही अभी लड़ाई की, तो अभी के टाइम पर आप देखो न्यूज़ेस वगैरह आ रही हैं कि भारत के जो राजदूत वगैरह है, राजनयिक वगैरह हैं, वो अफगानिस्तान से भी मीटिंग कर रहे हैं। अभी ये देखिए कल का ही न्यूज़ है, भारत ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, भारत के राजनयिक ने। और अफगानिस्तान से मिलने का मतलब क्या हुआ जानते हो? अफगानिस्तान से मिलना, बलूचिस्तान के लोगों से मिलना, इसका मतलब ये है ना कि पाकिस्तान फिर से 2 टुकड़े 3 टुकड़े में टूटेगा। आप देखो इधर खैबर पख्तूनवा है इलाका, इन पर इनका डिस्प्यूट चलता रहता है। अफगानिस्तान से मिल करके इनको निकलवा सकते हैं, अफगानिस्तान का यहाँ पर सपोर्ट करवा करके इनका बलूचिस्तान भी अलग कर सकते हैं। जैसे एक बार हुआ था 1971 में, तुम्हारे 93,000 सैनिक, मतलब सोचो इस 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा दुनिया में कोई आत्मसमर्पण था तो वो 1971 का था। 93,000 से ज़्यादा इनके सैनिक जो हैं वो आत्मसमर्पण किए थे, हथियार डाले थे, उनकी बेल्ट तक, पैंट तक उतरवाई गई थी। इतनी बेइज्जती हुई थी इनकी पूरी दुनिया में कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थे। और अब ऐसी स्थिति फिर आ गई है इनकी। एक तो यहाँ पर पानी रोका गया है, पानी रोकने की वजह से अब ये भुखमरी से मरने ही वाले हैं। ऊपर से इधर देखिए खैबर पख्तूनख्वा में टेंशन चल रही है। अफगानिस्तान कुछ भी कर सकता है भाई, यहाँ पर मैं कहूँगा नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इधर बलूचिस्तान वाले कई दिन से पहले से ही ये लगे हुए हैं, इसमें बस थोड़ा सा भारत को थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और अब मौका दे ही दिया है इन लोगों ने। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर सपोर्ट हो गया तो बलूचिस्तान ये अलग ही हो जाएगा इनका। तो ये फिर इतने में ही रह जाएंगे, रहे सही जो इतना बड़ा थे अब इतने बड़े हो जाओगे, उसके बाद भी अकड़ रहेगी अगर, तो फिर
खत्म ही कर दिए जाओगे, एक तरफ से ही साफ हो जाओगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे ऐसी ही आने वाली वीडियोस जो भी अपडेट हो मैं आपको आसान भाषा में बताता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।